दोस्तों इस लेक्चर में बात करने की कोशिश करेंगे स्टेम सेल्स के बारे में, बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। जानेंगे कि क्यों इसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहा जाता है, क्या है इसके एडवांटेजेस, क्या चैलेंजेस हैं इस स्टेम सेल थेरेपी के, एप्लीकेशंस क्या हैं, इन सब मुद्दों पे आज बात करेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर को कि इंडिया में स्टेम सेल थेरेपी अलाउड है या नहीं है, CDSCO का क्या काम है, इन सब चीजों पे बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं सब जानता हूं कि आप सभी इस टॉपिक को लेके पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, स्टेम सेल क्या होते हैं। जैसे आपने सेल्स तो बहुत सारे सुने होंगे, आपने स्किन सेल सुना होगा, मसल सेल सुना होगा, नर्व सेल सुना होगा, वैसे ही एक स्टेम सेल भी है। और हम सब जानते हैं कि हमारी सबकी बॉडी, हर ऑर्गेनिज्म, भले ही वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, वो सब सेल से मिलकर बने। तो जैसे स्किन सेल की मैं बात कर रहा था दोस्त, अगर स्किन सेल का पर्टिकुलरली मैं काम बताऊं तो बताओ क्या होता है। यस, इट इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी। वैसे ही अगर मैं मसल स्किन की आपसे बात पूछूं, बताओ इसका क्या काम होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट। उसी के बाद में अगर मैं नर्व सेल की आपसे बात पूछूं तो मुझे बताओ इसका क्या काम होता है, सिग्नल्स भेजना बॉडी में। तो ये सारे सेल इस तरीके से काम करते हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि जो पढ़ा रहे हो वो तो बता दो कि स्टेम सेल क्या काम करता है। यही इसके सबसे रोचक तथ्य है कि ये कोई भी दूसरा सेल बन सकता है, मगर इसके पास खुद के पास कोई भी स्पेसिफिक जॉब नहीं होती है, ना ही कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि इसको ये काम करना है बॉडी में। मतलब ये एक वो बेरोजगार आदमी की तरह किसी कंपनी में जिसको जो काम ज्यादा हो जाए वहां पे भेज दिया जाएगा। आसान भाषा में आ गया समझ में। तो बेसिकली स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन द बॉडी टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। अब ये क्या चक्कर है, वॉर्न आउट सेल्स। दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत जगह सेल्स वॉर्न आउट होते रहते हैं, इसको रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। और जैसा मैंने बताया कि स्टेम सेल कोई भी दूसरा सेल बन जाता है, तो इसी कारण से जो भी सेल पूरी बॉडी में वॉर्न आउट होते हैं, स्टेम सेल उसकी जगह लेके उसको रिपेयर कर देता है। तो स्टेम सेल क्या बन सकता है, ब्लड सेल बन सकता है, फैट सेल बन सकता है, नर्व सेल बन सकता है, लिवर सेल बन सकता है। इसका एक बहुत बड़ा यूज भी है, आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी इस पे, क्योंकि बहुत पॉपुलर डिजीज है बोन मैरो। अच्छी डिजीज नहीं बोल रहा हूं, पॉपुलर बोल रहा हूं, ठीक है ना। बोन मैरो बेसिकली ये एक टाइप का कैंसर होता है। इनफैक्ट थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, बोन मैरो की प्रॉब्लम हो जाती है एक तरीके के कैंसर में जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ ब्लड डिजीज, या फिर जिसको कैंसर के नाम से भी आप जानते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लड मैरो जो होता है ना, वो ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बोन्स के बीच में बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं टिश्यूज। ये टिश्यूज हेल्प करते हैं ब्लड सेल्स बनाने में, मगर किसी कारण से यहां पे नहीं बन पाते, जिसको कि स्टेम सेल थेरेपी का यूज करके इसको सही किया जाता है। तो खैर, ये तो एक ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको कि स्टेम सेल क्या होता है, कैसे किसी भी दूसरे सेल में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे वॉर्न आउट सेल्स को ठीक करता है, कैसे बोन मैरो की एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल्स ना बना पाना, उसमें हम स्टेम सेल थेरेपी का यूज करते हैं। तो स्टेम सेल्स है क्या फाइनली, बेसिकली ये वो सेल है विच कैन बी डिवाइडेड टू फॉर्म सिमिलर सेल्स, इसके ही जैसे सेल्फ रिन्यूअल के लिए, ये मैंने अभी बताया आपको। यहां तक कि इट कैन बी डेवलप्ड इनटू डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये भी मैंने आपको बताया, दैट परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये दो तरीके से स्टेम सेल डिफाइन किया जाता है। तो हमने क्या देखा, स्टेम सेल एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है। क्योंकि अनस्पेशलाइज्ड तो लिखा क्योंकि स्पेशलाइज्ड फंक्शन ही नहीं है इसके पास, ये तो बेरोजगार है, जहां भेजोगे वो काम कर लेगा। तो इस कारण से इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। नाउ इसके वेरिएंट्स होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो सेल, मतलब कि वो स्टेम सेल किस प्लेस से आया है बॉडी की, इस बिहाफ पे उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल बेसिकली लेफ्ट ओवर एम्ब्रॉयस से निकलते हैं, जो कि अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बन जाते हैं, इनको बोला जाता है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। दूसरे होते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। एडल्ट स्टेम सेल्स को टिश्यू स्पेसिफिक भी बोलते हैं, और ये आप समझ जाओगे बहुत जल्दी कि टिश्यू स्पेसिफिक इसको क्यों बोलते हैं। एक बार सोच के देखो क्यों बोलते होंगे, तो अब देखो क्यों बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एडल्ट स्टेम सेल्स, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स,
या फिर सोमेटिक स्टेम सेल्स, ये तीनों एक ही हैं। अब ये बेसिकली जो डिफरेंट टिश्यूज से निकलते हैं हमारी बॉडी में थ्रू आउट लाइफ, उस तरीके के स्टेम सेल्स को बोला जाता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि कहां से, तो दोस्तों बॉडी के किसी भी टिश्यू में जो सेल फाउंड होते हैं उसको एडल्ट या फिर टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल बोला जाता है। अब जैसे मान लो कि आपका लीवर खराब हो रहा है, तो लीवर खराब हो रहा है, ये एक ऑर्गन है, तो यहां पे इस टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल को हम लोग भेज देंगे, और जो भी वियर एंड टियर हो रहा होगा, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में होता है, 4 दिन में वॉर्न आउट हो जाता है, आपको पता होगा हमारा इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे स्टेम सेल, कौन से, एडल्ट स्टेम सेल चले जाते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। आखिरी में होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये हमारी बॉडी में फाउंड नहीं होता है, ध्यान रखना, IPSCS जो है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये हमारी बॉडी में फाउंड नहीं होता है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं कि खुद से किसी चीज से बना देंगे, नहीं, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसी में इंजीनियरिंग लगा के लेबोरेटरी में हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बना देते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इट इज वेरी सिमिलर टू एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। ये आपको चीजें याद रखनी थी। अब बात करते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है, इसको क्यों रीजनरेटिव मेडिसिन बोला जाता है। ये तो आप अब तक सब समझ गए होंगे क्यों बोलते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, क्योंकि ये किसी चीज को वापस रीजनरेट कर देती है। ये एक ऐसे टाइप का ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है जहां पे पेशेंट के ही स्टेम सेल का यूज करके उसी के डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर दिया जाए। मतलब प्रॉब्लम भी आप में और सॉल्यूशन भी आप में। जैसे बोलते हैं ना, आई कांट डू इट, तो टी हटा दो, आई कैन डू इट, इस तरीके से याद रख सकते हो। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट मोर देन 80 डिसऑर्डर। जैसा मैंने बताया था, ब्लड कैंसर, दैट इज ल्यूकेमिया, फिर सिकल सेल एनीमिया, इन तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू ठीक कर पाते हैं। फिर एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि स्टेम सेल्स जो हैं इसको जनरली किन 2 एरिया से पेशेंट की बॉडी में से निकाला जाता है, तो उसके जवाब है सबसे पहला बोन मैरो और दूसरा फैट टिश्यू भी बोलते हैं इसको। मतलब कि बोन मैरो और फैट टिश्यू इन देयर अपर थाई एब्डोमेन में जो हमारी होती है, वहां पे जनरली इस स्टेम सेल को निकाला जाता है। और इसी कारण से, क्योंकि फैट टिश्यू को एडिपोज भी बोला जाता है, तो इसको एडिपोज स्टेम सेल थेरेपी के नाम से भी आप कभी कभी देख सकते हो। तो जब भी एडिपोज स्टेम सेल थ्योरी को देखो आप, थेरेपी को, तो ध्यान रखना कि वहां पे ले जाना इसको अपर थाई एब्डोमेन में, कि वहां से निकाल रहे हैं पेशेंट की बॉडी में से, तो एडिपोज बोल दिया। ठीक है दोस्त। अब फिर क्या होता है, एक बार अगर स्टेम सेल को निकाल लिया, रिमूव कर दिया, तो क्या करते हैं, उसको जल्दी से हम सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल देते हैं, जो कि उसको स्पिन करती रहती है बहुत जल्दी जल्दी, और जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस वैल्यूएबल होते हैं उसको एक जगह कंसंट्रेट कर देती है। फिर ये जो सैंपल होता है कंसंट्रेटेड स्टेम सेल का, इसको वापस इंजेक्ट करा जाता है पेशेंट की बॉडी में, अफेक्टेड एरिया में, जहां पे भी उसको पेनफुल एरिया है, और वहां पे जाके ये स्टेम सेल की ग्रोथ बढ़ा देता है। तो जो वॉर्न आउट टिश्यू या स्किन सेल्स होगी उसको वो रिपेयर कर देगा। इतनी आसान तरीके से काम करता है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर, जैसे मैंने बताया, जैसे पार्किंसंस डिजीज हो गई, एल्जाइमर्स, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज, इनको ठीक करने के काम में आता है। और भी आप यहां पे पढ़ सकते हो, शिजोफ्रेनिया, कैंसर, डायबिटीज एक्सेट्रा। ह्यूमन ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, वी गेट अ वेरी बेटर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेम सेल थेरेपी, क्योंकि रिसर्चर्स को मदद करता है कि ह्यूमन सेल्स की ग्रोथ किस तरीके से होती है, उनकी डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इसको समझने में। इसी के साथ ये साइंटिस्ट को इसमें भी मदद करता है कि बहुत सी जो पोटेंशियल मेडिसिन होती हैं और ड्रग्स होती हैं, उसको हम विदाउट ट्रायल ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस उसका टेस्ट कैरी आउट कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, पॉपुलेशन की सेल हमने निकाल ली, उस सेल पे हम लोग उसका टेस्ट कर लेंगे। इसी के साथ में बहुत सारे जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारे डेवलपमेंट में, उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, किसी की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी लॉस, इन सब चीजों से। और साथ ही वी कैन रिड्यूस रिस्क ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि ये पेशेंट की बॉडी में से निकाल के ही पेशेंट को रिपेयर किया जा रहा है, तो रिजेक्शन भी नहीं होगा बॉडी में। मगर कुछ चैलेंजेस भी हैं स्टेम सेल थेरेपी के, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अगर हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं तो अच्छा, एक और लेबोरेटरी में बना रहे हैं तो एक और बहुत बड़ा पोटेंशियल रिजेक्शन भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि लेबोरेटरी में बन रहा है, अब ये ह्यूमन बॉडी में से नहीं लिया गया है सेम। तो क्या होता है, द बॉडी कैन रिजेक्ट दिस स्टेम सेल। इसी के साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा फुल्ली एडवांस नहीं है, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे सामने अभी भी अननोन है। साथ ही एडल्ट सेल्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे डिसएडवांटेज जो है एडम सेल स्टेम सेल का, कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के सेल को ही रीजनरेट कर सकती है। जैसे अगर मान लो ब्रेन सेल्स हैं, तो वो ब्रेन सेल को ही रीजनरेट कर पाएंगे।
तो इस तरीके के कुछ जो चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा कि ये बायो वेपन्स क्रिएट कर सकता है मास डिस्ट्रक्शन के, ये कुछ चैलेंजेस थे या डिसएडवांटेजेस स्टेम सेल थेरेपी के। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन पार्ट, विजन इंपेयरमेंट, और यहां पे कुछ डिजीज लिखी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको ट्रीट करने की मदद कर सकता है। अब बात करते हैं इंडिया में स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से जितनी भी स्टेम सेल थेरेपी होती है इंडिया में, इसको एक्सपेरिमेंटल माना जाता है एक्सेप्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल थेरेपी इंडिया में लीगलाइज्ड है, मगर एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल थेरेपी जो है ये इसकी रिसर्च भी इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है, ये मेन बॉडी है जो कि रेगुलेटरी प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स तय करती है फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड डिवाइसेस। यही गाइडेंस और एक्ट्स एंड रूल्स लेके आती है किसी भी नए ड्रग के अप्रूवल प्रोसेस का, और इसी कारण से यही इसको रेगुलेट करती है। और फाइनली हम डीसीजीआई के बारे में सब जानते ही हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रेगुलेटरी परमिशन फॉर द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो स्टेम सेल थेरेपी के लिए आपको यहां पे रेगुलेटरी परमिशन लेनी पड़ती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेम सेल थेरेपी। उम्मीद करता हूं स्टेम सेल्स के बारे में आप बहुत अच्छे समझ गए हो। आप किसी भी क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो, अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऑल्सो you can share this video with your friends to have a fruitful discussion in the end. Keep shining. Have a good day.